हाँ जी बेटा जी, तो कॉस्ट के आरटीपी को और आगे बढ़ाते हैं। सेकंड केस सिनेरियो देखने लगे हैं बेटा जी। पहले हमने फर्स्ट केस सिनेरियो देखा था कुछ दिन पहले। तो अब आ गया जी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे बेस्ड केस सिनेरियो। पहला हमारा मटेरियल कॉस्ट पे था। तो नो डाउट यहाँ थोड़ा अलर्ट रहना होगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस है, थोड़ा दिमाग वाली गेम होती है। प्रॉपर समझ के करेंगे। एबीसी लिमिटेड इज engaged in the manufacturing of a product Q. The product has the following standard production requirement determined by the technical team of the company post satisfactory completion of test run। मतलब वो कह रहा है कि ये स्टैंडर्ड्स हमने जो डिटरमिन किए हैं ये एक टेस्ट रन करने के बाद है। तो अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, जैसे कि प्रोडक्ट है क्यू, इसमें लगेगा रॉ मटेरियल जेड। 2 यूनिट लगेंगे, 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो अभी कहने का मतलब ये आ रहा है कि प्रोडक्ट क्यू को बनाने के लिए रॉ मटेरियल जेड 2 यूनिट चाहिए होगा। स्किल्ड लेबर इसमें 2.5 घंटे काम करेगी 5 रुपए के हिसाब से। और फिक्स ओवरहेड का रेट जो है वो पर यूनिट 7.5 किया गया है। अब यहाँ ये जो गेम है वो चेंज हो जाएगी नीचे लिखी लाइन के कारण। इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल जेड हैज ए यील्ड ऑफ 80% एवरी टाइम व्हेन इन्फ्यूज्ड इनटू द प्रोडक्शन। मतलब वो कह रहा है कि जो हमारा इनपुट है ना रॉ मटेरियल जेड, इसमें जितना आप इनपुट डालोगे उस हिसाब से 1:1 की यील्ड नहीं आती है। देयर इज अ सम नॉर्मल लॉस। कितने परसेंट यील्ड है? 80%। तो ये अब थोड़ा सा इस चीज को इफेक्ट कर सकता है। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल जेड कंज्यूम्ड फॉर द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर वाज 24,000 यूनिट। 24,000 यूनिट कहता है जी आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है जो कंज्यूम हुई थी। यूसेज वेरिएंस 2,000 रुपये फेवरेबल है। हम इन चीज़ों को लिख भी लेते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी रॉ मटेरियल की पता चल रही है, 24,000 यूनिट यूज हुए थे। और बोला गया है कि MUV 2,000 रुपये फेवरेबल है। इससे बंदे अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर MUV फेवरेबल है तो एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज हुई है वो स्टैंडर्ड से कम ही होगी। यूसेज वेरिएंस तभी फेवरेबल आते होते हैं। फर्दर एक्चुअल अमाउंट ऑफ द मटेरियल कॉस्ट फॉर द मटेरियल कंज्यूम्ड इज 45,000। ये आपकी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट भी बता गया भाई। एक्चुअल में जो मटेरियल कॉस्ट आई है वो 45,000 रुपये है। ये बात भी बता गया है। इसके अलावा ये और बहुत कुछ बोलेगा रिगार्डिंग, जैसे लेबर अगला पैरा शुरू कर देगा, फिर ओवरहेड्स हैं। उन सब में जाने से पहले हम लोग एक्चुअल जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी तरफ चलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव फॉलोइंग नीड टू बी डिटरमिन्ड। एक्चुअल आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट क्यू प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। मतलब आपसे पूछा गया कि एक्चुअल आउटपुट क्या रहा होगा। सर थोड़ा सा टेक्निकल है, मतलब कई लोग इसमें जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, कई थोड़ी सी टाइम स्ट्रगल होगी। अपन इंस्टीट्यूट वाला आंसर भी आपको समझा देंगे, वो भी हमने यहाँ साथ रखा। बट पहले खुद ट्राई करते हैं। अब जैसे बंदा कहेगा ठीक है सर होना चाहिए ये, क्योंकि हमें देखो इन्होंने ये सारा बता दिया। ये वाली शीट इधर ही कर लो भाई। हाँ भाई, हमें इन्होंने ये बताया हुआ है MUV यूसेज वेरिएंस 2000 फेवरेबल है। तो चलिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं यहाँ से क्या बनता। अब MUV का जो फॉर्मूला होता था वो होता था स्टैंडर्ड प्राइस। मतलब यहाँ रहता था आपका स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ होती थी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, माइनस आप करते थे जी एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू MUV होता था। अब ये 2000 है, तो यहाँ पे आपकी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हुई है वो बताई हुई है 24,000 यूनिट। तो यहाँ से स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट अब दिखाई दे रही है कि आ ही जाएगी। हाँ, स्टैंडर्ड प्राइस उससे पहले आप देख लो, रॉ मटेरियल का 2 रुपये पर यूनिट बोला गया। तो आपने 2 रुपये यहाँ पुट किए, यहाँ 2000 है। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट का, जो आएगा 25,000 यूनिट। 25,000 यूनिट। ठीक है भाई, वही बात हुई कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी, यूसेज फेवरेबल है। तो जब यूसेज वेरिएंस फेवरेबल होता है उसका मतलब ये होता है कि आपने स्टैंडर्ड से भी कम यूसेज की है। बात आ गई। अब आप नॉर्मली जो करोगे, आप ये कहोगे देख यार स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है कि 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट में 2 यूनिट रॉ मटेरियल लगना है। तो अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इतनी आ रही है तो एक्चुअल आउटपुट निकाल ही लेता हूँ। जैसे आप कहोगे कि एक्चुअल आउटपुट जो भी हुआ होगा जितने भी यूनिट्स इंटू 2 यूनिट्स करके ये 25,000 हुआ होगा। तो यहाँ से बेटा मैं अभी ये नहीं कह रहा कि ये आंसर आ गया है।
तो आपका आंसर पूरा चांस है कि 12,500 यूनिट आ जाए। और हो सकता है कि आईसीआई भी ऑप्शंस के जरिए ये आपको परोस दे, ऑप्शंस में भी ये दिख रहा है। पर सर एक चीज थोड़ी सी आपको देखनी होगी, ये देखें, इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल जेड हैज ए यील्ड of 80% every time when it is infused into the production। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भाई दो ही यूनिट लगेंगे 1 यूनिट बनाने के लिए? क्योंकि आपने कुछ नॉर्मल लॉस भी बोला, आपने कहा जी यील्ड तो 80% ही आती है। ये मेरा सवाल अब आपसे है कि भाई ये एक कहानी थोड़ी सी बन रही है। जैसे स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि भाई 2 यूनिट से 1 यूनिट ऑफ आउटपुट बनेगा, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट ऐसा। हम तो यही मान के ये एक सॉल्व कर रहे हैं, पर स्टैंडर्ड ये भी कह रहा है कि नहीं यार, थोड़ा नॉर्मल लॉस भी रहेगा। अब आप वो लाइन दोबारा पढ़ना। इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल जेड हैज ए यील्ड ऑफ 80% व्हेन इट इज इन्फ्यूज्ड। भले आप कह रहे हो कि देखिए भाई 2 यूनिट से 1 यूनिट एफजी बनना चाहिए, ये रॉ मटेरियल है, ये एफजी है, पर ये प्रॉब्लम ऐसी है कि ये रॉ मटेरियल पूरी यील्ड देता नहीं है, 80% ही देता। तो इसका मतलब पता क्या है कि 2 यूनिट से टेक्निकली आपका 1 नहीं, उसका 80% कर लो, 0.8 यूनिट बनेगा, 0.8 यूनिट बनेगा इन 2 यूनिट से। और यहाँ से अगर 1 एफ जी के लिए निकालूं, 0.8 एफ जी यूनिट के लिए रॉ मटेरियल 2 यूनिट है, तो अगर 1 यूनिट के लिए निकालूं तो 2 डिवाइड बाय 0.8 कर लो, वैसे तो 2.5 ही रहेगा, बट फिर भी चेक करना ठीक होता है, 2 डिवाइड बाय 0.8। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 2 यूनिट लिखना इतना सही नहीं था, यहाँ कितना आना चाहिए, 2.5। फिर अगर 2.5 यहाँ आता है, इस वाले बॉक्स को रहने देते हैं, 2.5 यहाँ आता है, तो आपका एक्चुअल आउटपुट निकल के आएगा 25,000 डिवाइड बाय 2.5, दैट इज 10,000 यूनिट। ये है सर इसकी कहानी। क्योंकि नॉर्मल लॉस वाली वो चीज़ इनकॉर्पोरेट नहीं होती जब यहाँ 2 यूनिट्स लिखते हैं। पूरा डिटेल्ड में मैंने आपको जैसे हम क्लास में करते हैं वैसे करके दिखाया। बाकी भाई आईसीआई कैसे कर रहा है, बच्चे को वहां ले जाना हमारा फर्ज बनता है कि बच्चे ने वो सोल्यूशन देख के कहीं कंफ्यूज ना हो, तो उसे समझा देते हैं कि भाई कैसे। आ जा भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, ये पहुंच गए हैं सर, ऑलमोस्ट आंसर्स पे आ गए हो अब आप। ये देखो सर, हमारे पास इन्होंने 10,000 यूनिट का ही आंसर दिया है, तो कुछ इन्होंने हमारे, अब जो भी है 25,000 यूनिट तक तो हमारी तरह ही पहुंचे हैं। फिर 25,000 को डिवाइड बाय 2 करके 12,500 दिखा दिया, फिर उसका 80% कर दिया। मतलब इन्होंने कह दिया कि देखो जी 12,500 तो नहीं बनेगा, उसका 80% ही बनेगा। मतलब कि इतना डिटेल में ये गए नहीं कि जैसे हमने यहाँ किया कि यार 2 यूनिट से 1 आप कह रहे हो, बट इनकी कैपेबिलिटी ये है कि 80% यील्ड देते हैं, तो ये 2 यूनिट सफिशिएंट नहीं होंगे टू मेक अ फुल यूनिट। 0.8 आएगा, 2.5 आएगा, वहाँ 2.5 पुट करते ही सीधा ही आपको 10,000 यूनिट मिलने थे। इन्होंने पहले 12,500 निकाल के फिर नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट करके उसे 10,000 बना दिया। चल वो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल आप खुद सोचो, आप इधर आंसर 12,500 भी निकाल आते पेपर में, जो पहले नहीं किया हुआ। तो भाई थोड़ा ध्यान से है। अब सेकंड पार्ट कहता है जी आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल दें। मतलब ये पार्ट ये कहता है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल के दे दें। तो नो डाउट बंदा ये भी कहेगा कि भाई ये भी ध्यान से ही करियो, क्योंकि अब प्राइस और कॉस्ट वेरिएंस जब निकालने हैं तो वहाँ पे भी इस तरह की दिक्कतें तो आ ही सकती हैं। तो सबसे पहले हम एमपीवी की तरफ चलते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसे हम बड़ा इजी मानते आए हैं, हमेशा हमें लगा कि यार ये तो हो ही जाएगा। एमपीवी क्या होता था सर, यहाँ आती थी एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ उसका स्टैंडर्ड प्राइस माइनस फिर एक्चुअल प्राइस, मतलब प्राइस वेरिएंस, प्राइस का वेरिएंस। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हुई हुई है वो अगर ऊपर देखें तो पता ही है, 24,000 यूनिट की एक्चुअल क्वांटिटी यूज हुई हुई है। अब जो स्टैंडर्ड प्राइस एक्सपेक्टेड था यूनिट का, 1 यूनिट ऑफ मटेरियल विल कॉस्ट 2 रुपए, तो भाई साहब ये आपने 2 रुपए यहाँ लिख दिए। अब एक्चुअल में क्या प्राइस है सर, एक्चुअल में जो प्राइस है ना वो सीधा नहीं दिया हो, पर बच्चे आप पता कर लेना, 45,000 रुपये कॉस्ट है, तो 45,000 रुपये से 1 यूनिट का प्राइस निकल जाएगा ऐसा करने से, ऐसा। तो ये एक्चुअल कॉस्ट है बेटा, ये मैंने क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, क्लासेस में भी हम ऐसे ही करते हैं। तो ये 48
और ये अब 45 ही बच जाएगा जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो आपका एमपीवी 3000 फेवरेबल ही दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? आईसीआई चेक करते हैं क्या आंसर एमपीवी के कर रहा है। कैसे कर रहा है वो बात थोड़ी अलग हो सकती है। तो 3000 फेवरेबल ही दिखाई दिया है। इसके बाद भाई साहब इन्होंने वो सॉल्व किया है, एमसीवी। एमसीवी सॉल्व किया है। फॉर दैट अगेन मैं आपको कहूंगा कि भाई यू हैव टू बी केयरफुल। वो आपका फिर गलत हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। तो मैं इनके आंसर पे तो नहीं जा रहा कि इनकी तरह सॉल्व कर दूं। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सर एमसीवी का हम नॉर्मल मतलब लेंगे। इसका मतलब ये होता है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, मतलब जो बना उसकी स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। बिल्कुल ठीक बात है। अब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या कॉस्ट होगी? सर देखिए थोड़ा आप पीछे करें, आपके पास डाटा काफ़ी है। सर देखिए आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट पड़ी है 25,000 यूनिट, जहां आप कह रहे हो 25,000 यूनिट लगने चाहिए थे। तो 25,000 यूनिट की इंटू 2 कर लो, ये कॉस्टिंग बैठती है 50,000। आपने एक्चुअल में 45,000 में ख़त्म कर दिया होगा, तो बेटा 5,000 फेवरेबल आ जाता। बाकी आप इसे रिकंसाइल कर सकते हैं एमपीवी प्लस एमयूवी के जरिए भी, क्योंकि वो दोनों भी ऊपर दिए ही हुए हैं आपके। अब ये गलत कैसे हो सकता? सर मैं बताता हूँ। अब यहाँ तो हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी वहां से उठा ली। मान लो आप इसमें एक्चुअल आउटपुट 10,000 यूनिट लिखते हो, फिर ये चीज देखने लग जाते हो कि भाई 2 यूनिट लगेंगे। एक्चुअल आउटपुट 10,000 आ गया बंदे का। अब वो कहता है 2 यूनिट लगेंगे, 1 यूनिट में यूनिट 2 रुपए का है। ये बंदा गलत कर देगा क्योंकि दो नहीं ना लगने। नॉर्मल लॉस के कारण बेटा यूनिट यहाँ ज्यादा लगने 2.5। अच्छा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आप पॉइंट समझ पा रहे हो। और आगे बढ़ते हैं। सर अब लेबर की बातें हैं। सर उसमें थोड़ा सा मैं बता दूं कहानी। अच्छा सर वो पिछले का आंसर नहीं टिक हुआ। सर आंसर आप ये देख लो, अब जो अपना ये 3,000 ये आ गया, 5,000 वो आ गया, तो ये बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ टिक तो आप कर ही दोगे यार। अगला पार्ट क्या पूछता है सर? थर्ड पार्ट पूछता है स्टैंडर्ड आवर्स, नेट एक्चुअल आवर्स, आइडल टाइम। नेट एक्चुअल आवर्स पढ़ के ही लग रहा है कि क्वेश्चन में आपको टोटल टाइम दिया होगा बेसिकली, और आइडल टाइम वगैरह रहा होगा, तभी ये टाइम वर्कड पूछना चाहता। बाकी देखते हैं जी। लेबर का तो हमने कोई ढंग से पढ़ा ही नहीं अभी तक इस क्वेश्चन में। स्किल्ड लेबर 2.5 आवर्स काम करेगी, रेट होगा 5 रुपए पर आवर, ऐसा बोला गया। ड्यूरिंग दी सेड पीरियड एक्चुअल वर्किंग आवर्स 30,000। एक्चुअल वर्किंग आवर्स वर 30,000 फॉर विच द लेबर कॉस्ट पेड बाय कंपनी इज 120। देखो हम इसमें एक कहानी यूज करते होते थे कि भाई इसमें एक तो होता है टाइम पेड और एक होता है टाइम वर्कड। बाय डिफॉल्ट अब पढ़ने में ये आपको कंफ्यूजन सा हो सकता है, जैसे एक्चुअल वर्किंग आवर्स 30,000 फॉर विच लेबर कॉस्ट इतनी पे हुई। कईयों को ये लगेगा कि ये टोटली बताया कि हाँ भाई इतना था, कोई कहेंगे नहीं जी एक्चुअल वर्किंग है तो ये टाइम वर्कड ले लें। आइडल टाइम है ਉਹਦਾ वेरिएंस भी बताया हुआ, बट यहाँ पे ना जैसे एक्चुअल वर्किंग आवर्स लिख दिया। अब सीधी देसी भाषा ये होती है एक्चुअल टाइम पेड, एक्चुअल टाइम वर्कड। एक्चुअल टाइम पेड लिख देता बहुत अच्छा होता, पर मैं ये क्लियर कर दूं इसने माना इसे पेड ही हुआ। माना इसे पेड ही हुआ क्योंकि उसने टाइम वर्कड नहीं लिखा था, ये वर्किंग आवर्स लिखे हैं। वर्किंग आवर्स मतलब कि ब्रॉड कि कितने घंटे वर्किंग होती है। अब उसमें जरूरी नहीं है कि हर टाइम वर्किंग हो, प्रैक्टिकली वर्किंग हो, आइडल टाइम भी आ सकता है। ठीक है। बाकी थोड़ा सा हिंट इस चीज का यहाँ से भी मिलता है कि जब वो नेट आवर्स आप पे डालता कि आप निकालो। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स नेट आवर्स ये पूछता आपसे। चलो सर करें कोशिश थोड़ी बहुत तो। हाँ जी सर बिल्कुल। तो देखो जी रिक्वायरमेंट आप पढ़ लो, उसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है एमसीक्यू में। तो स्टैंडर्ड आवर्स, नेट आवर्स, आइडल टाइम। अच्छा जी, तो कोई नहीं, आप अभी कर देते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स तो यहीं से आगे। देखो 10,000 यूनिट आपके एक्चुअल आउटपुट आया हो, 2.5 आवर लगने हैं। इसमें कोई नॉर्मल लॉस मटेरियल जैसा नहीं है, तो स्टैंडर्ड आवर्स तो 25,000 ही होंगे। इंस्टीट्यूट चेक करोगे तो वो भी यही करेगा। स्टैंडर्ड आवर्स 25,000 निकाल दिए उसने। अब सर कौन से पूछे इन्होंने? सर इन्होंने पूछे नेट आवर्स और देन द आइडल टाइम। वो बहुत आसान है यार। आइडल टाइम वेरिएंस आपको याद है? आइडल टाइम वेरिएंस कैसे होता था? सर वो ऐसे होता था कि भाई जितना आइडल टाइम है उसको रेट से मल्टीप्लाई किया होता स्टैंडर्ड रेट से।
तो ये आइडल टाइम है बेटा 10,000 रुपये का। स्टैंडर्ड रेट इज 5 रुपी पर आवर। तो आइडल टाइम के आगे 2,000 घंटे। 30,000 घंटे आपने कहते जी पे किए हैं, 2,000 माइनस कर दो तो टाइम वर्कड के कितने आ जाएंगे? 28,000 घंटे। ये तो है। अब इंस्टीट्यूट इसमें आपको घुमा ले थोड़ा बहुत। लो, आइडल टाइम वेरियंस में घुमा रहे हैं पहले, वाह वाह वाह। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वो ऐसे निकाल रहा है टोटल टाइम पेड माइनस आवर्स वर्कड इज इक्वल टू आइडल टाइम वेरियंस। भाई कोई चक्कर नहीं है, हमें पता है आइडल टाइम वेरियंस ऐसे निकलता है, आइडल टाइम इनटू द रेट। आप फॉर्मूला चेक कर लो, इसमें आइडल टाइम ही बचना है बीच में। तो वो रेट स्टैंडर्ड होता है वहाँ, 10,000 का आइडल टाइम वेरियंस है, 5 रुपये रेट है आइडल टाइम के, तो 2,000 घंटे वैसे ही आ गए। अब 30,000 घंटे में से 2,000 माइनस कर दो, आपके नेट आवर्स वर्कड आ जाएंगे। यार कमाल है। इस लेवल पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्लास में करते हैं, आपको पता है ये चीज़ है ही कुछ नहीं। और भाई जो लोग यूट्यूब चैनल के जरिए जुड़े हुए हैं, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये कोई 1 2 3 अप्रोच वाली क्लास नहीं है भाई हमारी, बहुत डिटेल से हम करते हैं। मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के 5 6 लेक्चर स्टार्टिंग वाले डाल रखे हैं, ओवरहेड का डेडिकेटेड लेक्चर भी डाला हुआ है। एक बार सुन के देखें, पता चल जाएगा असल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या। इट इज़ नॉट अबाउट 1 2 3। और आगे बढ़ते हैं सर। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने लिखा कि आप लेबर एफिशिएंसी और लेबर रेट वेरिएंस निकाल दें। चलो कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। अब LRV, लेबर रेट वेरिएंस, यहाँ होगा एक्चुअल टाइम पेड से ब्रैकेट में रहेगा आपका जी स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेट। तो यहाँ एक्चुअल टाइम पेड सर, यहाँ से देखें सर, मैं ना चाहता ये हूँ कि मैं ना आपको अपने स्टाइल में थोड़ा सॉल्व कर दूँ, ताकि मेरे बच्चे जो मेरे से पढ़े हुए हैं वो कंफर्टेबल रहें। तो ये 30,000 घंटे पेड हैं जी, 30,000 घंटे यहाँ आगे। स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे आना है, स्टैंडर्ड रेट आपका 5 है, 5 आ गया महाराज। और लिखो सर 5। एक्चुअल रेट, ये लेबर कितनी पे की थी, क्या कह रहा था, 30,000 घंटे की 1/20 पे की है। 30,000 घंटे की 1/20, 1/20 डिवाइड बाई 30,000, ये 5 है भाई। ये 30 से डिवाइड हो रहा है, ये तो 4 हो गया। बेटा 30,000 रुपये बन रहा, बाकी सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं देख लें एक बार। लेबर रेट वेरिएंस 30,000 इन्होंने यहाँ में दिया हुआ, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब आपसे जो रिक्वायरमेंट है उसको एक बार दोबारा पढ़ने का टाइम होता है, वहाँ उन्होंने रेट वेरिएंस के साथ साथ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस पूछा हुआ। यहाँ थोड़ी सी चीज़ें हैं भाई जो इधर उधर हो सकती हैं, कि जैसे एक लेबर एफिशिएंसी सिंपल आप लिख रहे हो, लेबर एफिशिएंसी में दो कहानियाँ होती हैं बेटा। एक तो होता टोटल लेबर एफिशिएंसी, जो फुल टाइम के अकॉर्डिंग आता, मतलब जितना टाइम आपने पे कर दिया। और एक रहता है जी लेबर एफिशिएंसी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वर्क एक्चुअली वर्क फॉर प्रोडक्शन। मैं ये भी आपको डिटेल में दिखाता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट खराब ना हो। पर टोटल लेबर एफिशिएंसी ऐसे आता था, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल टाइम पेड। तो जो स्टैंडर्ड रेट है वो आप चेक कर लें। स्टैंडर्ड रेट आप पीछे चेक करते हैं तो रेट पर आर 5 रुपये दिया हुआ, तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे 5 रुपये। और जो स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट है वो है 25,000 घंटे, ये हमारा अभी हुआ था। अब एक्चुअल टाइम पेड जो है ये दिया हुआ 30,000, यहाँ आ गया जी 30,000। तो इससे अगर इसे आप सॉल्व करो तो 5,000 घंटे एक्स्ट्रा, 25,000 रुपये एडवर्स आ जाते हैं। अब आप चेक करें आईसीआई को, आईसीआई ने यही किया। अब हम यदि ऑप्शंस भी चेक करते हैं, देखो जी ऑप्शंस में इन्होंने हमें लेबर एफिशिएंसी 25,000, फिर लेबर रेट ये, फिर उसके बाद ये वो सारा दिया हुआ, उसमें इन्होंने अब टिक मार दिया जी सी पे कि हाँ जी ये 25,000 और वो 30,000 फेवरेबल। अभी कई दूसरा आंसर भी दिया हुआ, जैसे कोई बंदा यार वहाँ फंस फूस ना जाए, मेरे को ये थोड़ा जहा डर लग रहा है, 25,000 एडवर्स। अभी जो असली लेबर एफिशिएंसी होती है, जिसे हम असल में लेबर एफिशिएंसी मानते हैं बेटा, वो ऐसे होती थी। एलईवी, यहाँ स्टैंडर्ड रेट आता था, यहाँ स्टैंडर्ड टाइम भी आता था, पर यहाँ आता था टाइम वर्कड। टाइम वर्कड फिर आना था यहाँ पे 28,000 घंटे, कि 2,000 घंटे का तो आइडल टाइम है। वो आंसर कुछ 15,000 का बैठना था। शुक्र है ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है इन्होंने क्योंकि अगर पूरा अच्छे से पढ़ा हो ना तो पता होता है कि दो वर्जन है।
तो एलईवी का मतलब टीएलईवी ही लिया भाई इसने, ध्यान से। और सुने सर, आगे लिख के आता है जी, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड इनकर्ड फॉर द ईयर इज 150। यस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस 25 फेवरेबल। अच्छा जी। अब इधर मतलब इधर रिगार्डिंग कुछ पूछोगे? जी हाँ। ये तो मेरा फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस निकाल दो। अच्छा, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, इसको पहले चेक कराते हैं कि वो फॉर्मूला होता क्या है। देखो जी, फिक्स ओवरहेड में वॉल्यूम वेरिएंस चाहिए तो ऐसे होता था, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ओवरहेड का, यहाँ एक्चुअल आउटपुट, यहाँ बजटेड आउटपुट। अब इसमें एक्चुअल आउटपुट तो आपको पता, बाकी जो डाटा दिया हुआ उसको ध्यान से देखते हैं। सर कहीं से हमें बजटेड आउटपुट पता चल जाएगा सर। एक्सपेंडिचर वेरिएंस 25,000 फेवरेबल दिया हुआ, इसको याद करवाते हैं आपको, सबसे आसान। एक्सपेंडिचर वेरिएंस 25,000 फेवरेबल है, इसका फॉर्मूला होता था बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। तो ये 25,000 फेवरेबल है। हमारा टारगेट है बजटेड ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड क्वेश्चन में दिया हुआ 1.5 लाख, ये लीजिए 1.5 लाख लिख दो। यहां से बेटा जी आपके बजटेड फिक्स ओवरहेड आ जाएंगे, जो कि आएंगे 175। फिर और आपको बताता हूँ, देखो आपका टारगेट यहाँ तक का, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा मोटिवेटेड रहेंगे आप कि कितने क्लोज हैं आप। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट आपको पता 7.5, एक्चुअल आउटपुट आपका कब का आया हुआ, बात इसकी हो रही है बजटेड आउटपुट की। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका ओवरहेड रेट, बजटेड ओवरहेड रेट पर यूनिट 7.5 है, जो अभी हमने ऊपर लिखा भी है। तो ये भाई इसने कैसे निकाला होगा? ये इसने निकाला होगा ओवरहेड्स को बजटेड आउटपुट से डिवाइड करके। अब ओवरहेड्स बजटेड 175 है, रेट 7.5 है, तो बजटेड आउटपुट कितना रहा होगा? सर यहाँ पे बजटेड आउटपुट पॉइंटों में जा सकता है आपका, ये ऐसे लग रहा है 175 डिवाइड बाय 7.5। हाँ जी सर, काफ़ी पॉइंटों में जा रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे ही पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं हम 175 डिवाइड बाय 7.5। बाकी मैं क्लैरिटी के लिए यूनिट बता दूं आपको, ये तो बहुत ज़्यादा यूनिट आ रहे हैं बजटेड, इनका बहुत बुरा हाल है। इधर लिखता हूँ 23,333.33 यूनिट बनना चाहिए, तो सिर्फ 10 बना। चलो निपटा तो हम ऐसे ही देंगे, ये 75,000 यहाँ से हो जाएगा, ये 7.5 यहाँ कट जाएगा, तो 75 वर्सेस 175, 1 लाख एडवर्स आ जाएगा। सरकारी आंकड़े, सरकारी आंकड़े दिखाओ भाई जल्दी। 1 लाख एडवर्स, वो पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे घुमाया हुआ भाई। तो आपको जिन्होंने अच्छे लेवल पे पढ़ा हुआ ना, तो सब पता है कि ये क्या है। तो ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना, टेक्निक खराब नहीं करनी, टेक्निक अपनी ही रखनी होती है। मूड तो ये है कि यार दो चार छोटे छोटे से और करवा ही दूं, ये एमसीक्यू वगैरह खत्म ही कर दें, क्या कहते हो? कर लो सर, थोड़ा बहुत और कर ही लो, इतना क्या अब एक एक क्वेश्चन करी जाना है एक एक वीडियो में। आओ थर्ड क्वेश्चन भी देखो। अकाउंटेंट ऑफ ब्रिलियंट टूल लिमिटेड अप्लाइज द ओवरहेड बेस्ड ऑन द मशीन आवर्स। बजटेड ओवरहेड्स एंड द मशीन आवर्स आर दिस मच। बजटेड ओवरहेड भी दे दिए, मशीन आवर भी दे दिए, एक्चुअल ओवरहेड्स और मशीन आवर भी आ गए, कॉस्ट भी आ गई गुड सोल्ड की, फिर मटेरियल की, पता नहीं क्या क्या। यार इतना इसने पूछना भी कुछ नहीं है। ये पूछ रहा है कि अंडर ओवर ऑब्जॉर्प्शन बता दो। लो जी अभी बताते हैं। पहले इसका बजटेड रेट निकाल लेते हैं ओवरहेड का। 1,30,000 के बजटेड ओवरहेड है, मशीन आ रहा है 8, यहाँ से एक रेट निकाल लो 130 डिवाइड बाई 8,000, रेट आ रहा है जी 16.25। ये अप्लाई होगा एक्चुअल आवर्स पे, एक्चुअल आवर्स हैं 10 इंटू 16.25, तो 10 पे लगा दिया, 1,62,500। ये ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड आ गया आपके। एक्चुअल में ओवरहेड 137,500 दिए हुए हैं। लो भाई 25,000 रुपए की ओवर अब्जॉर्प्शन है बेटा, ये इतना अब्जॉर्ब हुआ है भाई, खर्चा कम है, ओवर अब्जॉर्ब हुए 25,000। आंसर की फॉर्मेलिटी पूरे करते हुए ले आओ चेक करें, ओवर अब्जॉर्ब हुए 25। सर ये फालतू में ये सब दिया हुआ है, सप्लीमेंट्री रेट जैसे लगाना ना ये सब के लिए, वो तो पूछा ही नहीं है। जस्ट यू नीड टू कैलकुलेट द बजटेड रेट, रेट को फिर एक्चुअल आवर्स पे लगा के काम खत्म हो गया।
फिर फोर्थ आता है जी प्रोसेस का क्वेश्चन। फॉलोइंग इन्फो इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस वन, रॉ मटेरियल परचेज इंट्रोड्यूस्ड, ये वो ऐसा करते हैं, प्रोसेस अकाउंट बनाना शुरू कर लेते हैं। ये जी डेबिट साइड, इधर अपनी क्रेडिट साइड बन जाएगी। ये जी यूनिट कॉलम, ये अमाउंट रुपी, यूनिट अमाउंट रुपी। रॉ मटेरियल परचेज एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्रोसेस वन, टू रॉ मटेरियल, यहाँ लिखा 10,000 यूनिट, यहाँ 5 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए। तो रॉ मटेरियल रिसीव फ्रॉम स्टोर, उसे भी रॉ मटेरियल लिखें। देखो एक इन्होंने डायरेक्टली खरीदा इस प्रोसेस के लिए, कुछ ये अपने स्टोर में से लाए, दूसरे के साथ ब्रैकेट में स्टोर लिख दें। ये सब्जेक्टिव कर रहे हैं जो न्यूमेरिक, ये एमसीक्यू चल रहा है, फिर तो जो मर्जी लिखो यार। 4,000 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से, इसका मतलब पहले थोड़ा महंगा खरीद रखा। लेबर है जी, लेबर आ गई जी, ये आपकी 40,000 रुपए की लेबर आ गई है। फिर आपके ओवरहेड आ गए 28,000 रुपए के। फिर भाई यहाँ नॉर्मल लॉस की बातें, एक्चुअल आउटपुट की बातें। नॉर्मल लॉस 5% ऑफ द इनपुट्स है। इनपुट बेटा इसे मानना पूरे को ध्यान से। तो यहाँ आ गया बाय नॉर्मल लॉस 14,000 यूनिट पे 700, 4 रुपये उसकी स्क्रैप वैल्यू, 2,800 रुपये यहाँ आ गए। एक्सपेक्टेड आउटपुट जिसे हम कहते होते हैं वो बनेगा 13,300। सर एक्चुअल में बना हुआ यहाँ पे बाय कंप्लीटेड 13,500। तो देयर इज ए एबनॉर्मल गेन। कितने यूनिट का? सर 200 यूनिट। अब सवाल क्या है, उस एबनॉर्मल गेन की वैल्यू निकाल लो, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो। ये सारा डेबिट वाला ऐड कर लो, 50, 24, 40, 28, ये टोटल बन रहा है कुछ 142 का। 142 में से स्क्रैप 2800 हटा ले बेटा, डिवाइड कर दे एक्सपेक्टेड आउटपुट 13,300 से। 142 माइनस 2800 डिवाइड बाय 13,300, मल्टीप्लाई कर लो, जितना ज़्यादा बन गया 200 यूनिट ज़्यादा बन गए। सर मेरे पास इधर जो जवाब आया वो इतना आया, तो मैं इस ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा। तो फोर्थ का भाई डी पार्ट सही होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब सर। गेम को और आगे बढ़ाते हैं। सर्विस कॉस्टिंग का चैप्टर अभी चल रहा है फेस टू फेस बैच में, तो जैसा वहाँ सवाल किया भाई वैसे ही सवाल यहाँ आ गया है। रूम रेंटल फिक्स करने में ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं इसमें बिजी करूंगा, आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। होटल हैज 200 रूम्स, 120 डीलक्स, 80 प्रीमियम कैटेगरी। ऑक्यूपेंसी इन द समर इज 80%, विंटर इज 60%। अगर कुछ नहीं बोला तो ये बोथ कैटेगरी ऑफ रूम्स के लिए रहेगा। समर में 80% ऑक्यूपेंसी, वहां से रूम डे वहां से आएंगे। विंटर में 60। अब समर विंटर कितनी देर रहने वाला वो बता दो। पीरियड ऑफ द समर एंड द विंटर इज दिस, समर 8 मंथ्स, विंटर 4 मंथ्स। अज्यूम 30 डेज इन ईच मंथ, ठीक है। रूम रेंट ऑफ द प्रीमियम रूम विल बी डबल ऑफ द डीलक्स, यस। होटल इज एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट ये है बेटा, ये इस होटल की टोटल कॉस्ट है। तो हमारा पहला काम ये होता है कॉस्ट निकालनी पड़ती थी तब तो, अब तो बनी हुई दे दी। प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेड है उससे टोटल रेंट निकाल लेना है। प्रॉफिट बेटा 20% ऑफ रेवेन्यू है, मतलब कि इसका 20 है तो कॉस्ट पे 25% हो जाएगा। तो पहला स्टेप तो आपको आईसीए के आंसर में मैं यही दिखाना चाहूंगा। सर सबसे पहले किराया इन्होंने ये फिक्स किया है कि भाई देखो जो भी कमरे किराए पे देने हैं, इतना किराया आना चाहिए साल में। फिर उन्होंने इसकी ऑक्यूपेंसी निकालनी शुरू कर दी है। ये देखें सर, 120 डीलक्स रूम्स हैं आपके, 80% ऑक्यूपेंसी है समर में, 30 डेज अ मंथ है, 8 महीने की समर है। विंटर में ऑक्यूपेंसी लो हो जाती है। ये आगे जी डीलक्स कैटेगरी के रूम डे, ये आगे जी प्रीमियम कैटेगरी के, ये सारा सब आपको आता ही होता है। अब डीलक्स का एक्स ले लो रेंट, उसका 2x कर दो प्रीमियम का। तो भाई यहाँ आप चेक कर लें, ये चीज़ होगी है। अब यहाँ थोड़ा सा ना आईसीए फास्ट कर देता है, यहाँ इंटू 2x करेंगे तो ये समझ आएगा कि ये ऐसे कैसे आ गया। इससे भी आपका ना एक्स आ जाएगा। अब उसने जो पूछा है सवाल में, यही पूछेगा कि भैया प्रीमियम का बता दो। अच्छा प्रीमियम का ही चाहिए तेरे को, एक्स तो फिर वो नॉर्मल वाला ना, तो 900 रुपये किराया आ जाएगा। बी पार्ट टिक करना चाहिए। एक भाई साहब और देख लो, फिर अगली बार सब्जेक्टिव भी करा देंगे। ये तो बिल्कुल ही बेकार है, ये भी सर्विस कॉस्टिंग का ही। एएलसी कहता है जी कि इंश्योरेंस कंपनी है, इट लॉन्च्ड अ न्यू टर्म इंश्योरेंस प्लान नेम्ड एज प्रोटेक्शन प्लस। टोटल कॉस्ट फॉर द पॉलिसी ड्यूरिंग द ईयर इज दिस मच। 160 लाख लग रहा है, हाँ जी 1,60,60,000 है ये। टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड इतना, इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ पॉलिसी इतनी। व्हाट इज द कॉस्ट पर रुपी ऑफ द इंश्योर्ड वैल्यू? यार ये कॉस्ट है।
जो पॉलिसी को मैनेज मुनेज करने में खर्चा हुआ, डॉक्यूमेंटेशन, बाकी सारी चीजें, और जो पॉलिसियां इशू हुई हैं उनका जो इंश्योर्ड वैल्यू है, सम इंश्योर्ड है, वो 920 करोड़ है। तो भाई अगर कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू, दिस इज द इंश्योर्ड वैल्यू, वी नीड टू एक्सप्रेस द कॉस्ट पर रुपी ऑफ द इंश्योर्ड वैल्यू। तो कॉस्ट उठाओ, डिवाइड बाय दिस कर दो, ना बराबर आएगी बेटा 920 करोड़ की इंश्योर्ड वैल्यू के पीछे 1 करोड़ 60 लाख तो क्या ही खर्चा। बाकी आप देख लो, ये डिवाइड करके आंसर आ चुका है। तो डन है भाई साहब। अगली बार अगला सब्जेक्ट होगा। अभी कॉस्ट का आपका एमसीक्यू हो रहा है, ये सब्जेक्टिव पार्ट आ जाएंगे। बाकी पढ़ते रहें, जान लगा दें पूरी। सितंबर में हो या जनवरी में हो, पेपर क्लियर करना ही करना है। डन।